नमस्कार, मैं विश्वात्मा हूँ। आज आरक्षण के मुद्दे पर एक वीडियो संदेश जारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बहुत लोगों ने टेलीफ़ोन किया है और ये कहा है कि देश भर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्योंकि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उससे एक ही बात ज़्यादातर सामने आ रही है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में जो फैसला आया है वह इन समाजों के, इस समाज के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के हितों के खिलाफ है। और यह बात भी कही जा रही है कि अंततः एक साजिश है जिससे कि आरक्षण खत्म हो जाए और आरक्षण का फ़ायदा जनरल क्लास के लोग यानी सवर्ण समाज के लोग उठाएं। आज हम इसी पर संवाद करेंगे। वीडियो लंबा होगा, इसलिए हमारी आपसे निवेदन रहेगी कि बात के हर पहलू को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और तभी आप ये फैसला करें कि इस फैसले का समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। ये फैसला अनुसूचित समाज के लिए फ़ायदेमंद है या अनुसूचित समाज के लिए नुकसानदायी है। केवल कुछ लोगों की बातें सुन करके अपना माइंड मेकअप ना करिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लें। तो आइए हम यह वीडियो संवाद शुरू करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करने पर एक फैसला सुनाया। यह बात तो आप जानते हैं। न्यायालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि अनुसूचित समाज के जिन जातियों को आरक्षण का ज़्यादा फायदा मिल गया, उनको पहचाना जाए, उनको अलग श्रेणी में रखा जाए। जिनको आरक्षण का फायदा कम मिला है, उनको अलग श्रेणी में रखा जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि आरक्षण का फायदा पाकर जो परिवार पैसे से मजबूत हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ लेने से रोका जाए। आमदनी की जिस सीमा के ऊपर लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, न्यायालय ने उस सीमा को क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर मतलब वो सीमा जिसके अमीरों की सीमा, पैसे वालों की सीमा, धनवानों की सीमा, जिस लिमिट को सरकारें तय करेंगी, प्रदेश सरकारें या केंद्र सरकार, उस सीमा के जो ऊपर आएंगे उनको क्रीमी वर्ग, क्रीमी समाज कहा जाएगा। इसका मतलब यही है कि अब अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति के अमीरों के बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इस बात की भी संभावना है कि चमार, जाटव, बाला, महार आदि नाम से पहचानी जाने वाली जातियों की श्रेणी अब अलग बनेगी और उनको केवल 2-4% आरक्षण दिया जाएगा। अब उनके बच्चे अपने ताकतवर बिरादरी के बच्चों के साथ ही प्रतियोगिता करेंगे। अब कमज़ोरों के साथ उनका कंपटीशन, उनकी प्रतियोगिता नहीं होगी। इसको ऐसे समझिए कि अब मजबूत लोगों का अखाड़ा अलग हो गया और कमज़ोर लोगों का अखाड़ा अलग हो गया। अब लड़ाई अपने अपने अखाड़े में होगी। बिहार में कुछ इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है। वहाँ दलितों का मुकाबला दलितों से होता है और महादलितों का मुकाबला महादलितों से होता है। वहाँ पिछड़ों का मुकाबला पिछड़ों से होता है और महापिछड़ों का मुकाबला महापिछड़ों से होता है। हालांकि यह जो महादलित और महापिछड़े कहे गए हैं, इसमें इनके जो अमीर परिवार हैं उनको आरक्षण से बाहर नहीं निकाला गया था, लेकिन अब जब क्रीमी लेयर की सीमा बन गई तो उनको निकाला जा सकेगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़्यादा वैज्ञानिक है और सामाजिक न्याय को ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पत्रकारों, बड़े बड़े नेताओं और वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया है और ये कहा है कि यह अनुसूचित समाज के हितों के खिलाफ है। कई लोगों ने समर्थन भी किया है, लेकिन मीडिया में समर्थन करने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं। विरोध करने वाले नामी गिरामी लोग हैं, इसलिए विरोध करने वाले ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। समर्थन करने वाले बहुत नामी गिरामी नहीं हैं, इसलिए न्यायालय के फैसले के विरुद्ध मीडिया में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है।
फैसले के मामले पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं और एससी एसटी के ज़्यादातर लोग वही बात समझ रहे हैं जो उनके समाज के जाने माने लोग बोल रहे हैं और यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है यह गलत है और यह संविधान विरोधी है और यह एससी एसटी के हितों के खिलाफ है और यह एससी एसटी समाज में फूट डालने वाला है, उनको आपस में लड़ाने वाला है और अंत में आरक्षण खत्म कर देने वाला है। न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाले लोग यह भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान विरोधी है। इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि संसद में कानून बनाकर इस फैसले को पलट दे। यह भी कहा जा रहा है कि यह सवर्णों की साजिश है। उनका यह भी तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था शासन सत्ता में अनुसूचित समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए है, न कि गरीबी खत्म करने के लिए है। आरक्षण की व्यवस्था गरीबी हटाने के लिए कभी बनी ही नहीं थी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले लोग यह भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो जाएगा। इससे प्रशासन के ऊंचे पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर का प्रावधान इसलिए लागू कर रहा है जिससे कि अनुसूचित समाज के अमीरों के बच्चे आरक्षण से बाहर हो जाए, बाकी समाज के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में कम नंबर पाएंगे। इससे बहुत से पदों पर भर्ती के लिए अच्छे नंबर के विद्यार्थी मिलेंगे ही नहीं। तब नो फाउंड सुटेबल कह करके इन पदों को सवर्ण विद्यार्थियों द्वारा भर दिया जाएगा। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब क्रीमी लेयर का कोई मुकदमा ही नहीं चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के खिलाफ तर्कों को बिना सुने क्रीमी लेयर की शर्त लगाने का आदेश राज्य सरकारों को क्यों दिया। फैसले का विरोध करने वाले लोग यह भी कह रहे हैं कि ओबीसी समाज की तरह अनुसूचित समाज में अभी कोई अमीर वर्ग यानी मलाईदार परिवार पैदा ही नहीं हुए हैं, फिर क्रीमी लेयर की शर्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई क्यों। विरोधियों का कहना है कि 50 साल बाद इस बात की उम्मीद है कि एससी एसटी समाज में भी कुछ अमीर परिवार पैदा हो जाएं, तब क्रीमी लेयर की शर्त लगाना ठीक रहेगा। लेकिन अभी तो जल्दबाजी है। सर्वोच्च न्यायालय की जिस संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है उसमें एक अनुसूचित समाज से आने वाले न्यायाधीश श्री RS गवई भी हैं, जिन्होंने इस फैसले के समर्थन में अपने तर्क दिए हैं और इस फैसले का समर्थन किया है। इसके विपरीत 7 न्यायाधीशों में एक न्यायाधीश जिसने इस फैसले का विरोध किया है वह ब्राह्मण समाज से है। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ब्राह्मण समाज का न्यायाधीश अनुसूचित समाज के पक्ष में फैसला क्यों दिया और दलित समाज से आने वाला न्यायाधीश अनुसूचित जातियों जनजातियों के विरुद्ध फैसला क्यों दिया। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इतना ज़्यादा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध है तो इन्हीं वर्गों के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन क्यों कर रहे हैं। क्या अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोग एक समुदाय के रूप में आगे काम नहीं कर पाएंगे। क्या इनके बीच अब लड़ाई शुरू हो गई है। क्या लड़ाई बढ़ती जाएगी। क्या आरक्षण से वंचित अनुसूचित समाज के संपन्न लोग अब आरक्षण विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन जाएंगे, यानी अब वो ब्राह्मणों से हाथ मिला लेंगे और आरक्षण खत्म करने के लिए काम करेंगे। प्रश्न यह भी उठ रहे हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं वह मीडिया में ज़्यादा दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं। विरोध करने वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, समर्थन करने वाले कम दिख रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देश की आम जनता जानना चाहती है। आज मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों को तथ्यों के साथ पूरी सच्चाई से और निष्पक्षता से जवाब दूंगा। यह जवाब इस उद्देश्य से संचालित होगा कि अनुसूचित समाज में विभाजन, बंटवारा, आपसी लड़ाई झगड़ा इसको रोका जा सके, कहीं गलती से कदम आगे बढ़ जाएं और बाद में वापस खींचने में धर्म संकट न पैदा हो जाए। अब हम जितने प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठे हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके जवाब देंगे और तथ्यों के साथ जवाब देंगे। आप खुद अपने मस्तिष्क से सोचिए, जो आपको ठीक लगे वही बात मानिए। जो फैसले का विरोध कर रहे हैं उनकी बात भी सुनिए
और हमारी बात भी सुनिए। जो बात आपकी आत्मा सही माने वही करिए, क्योंकि आत्मा अंततः सत्य को पहचानती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों का पहला तर्क है कि SC/ST समाज में फूट डालने और इनको आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों ने, यानी सवर्ण समाज के ताकतवर लोगों ने, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उपयोग किया है। जाहिर सी बात है कि यह आरोप सत्ताधारी पार्टी और सवर्ण समाज के न्यायाधीशों पर है। यह कितनी साजिश है और किसकी साजिश है, यह बात तो किसी निष्पक्ष एजेंसी की जांच से पता चल सकता है, जो लगभग असंभव है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जांच और प्रधानमंत्री कार्यालय की जांच करने के लिए कोई सक्षम एजेंसी संविधान में है ही नहीं। इसलिए निष्पक्ष जांच तो हो नहीं सकती। हाँ, जहां तक फूट डालने और आपस में लड़ाने की बात है, इस पर विचार करना चाहिए। और पिछड़े वर्गों को पूर्व प्रधानमंत्री श्री VP सिंह ने 1991 में आरक्षण दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी के द्वारा मांग किए हुए क्रीमी लेयर की शर्त उस समय भी लगा दिया था। उस समय क्रीमी लेयर के मुद्दे पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। पिछड़े वर्गों को 1993 से आज तक क्रीमी लेयर के शर्त के साथ आरक्षण मिल रहा है, किंतु पिछड़े वर्ग में कोई फूट दिखाई नहीं पड़ी। इन वर्गों के लोग आपस में लड़ाई भी करते हुए दिखाई नहीं दिए। बिहार में पिछड़े वर्गों की जातियों में और अनुसूचित जातियों जनजातियों में उपवर्गीकरण पहले से चल रहा है। वहाँ भी जातियों के बीच कोई आपसी वर्ग संघर्ष दिखाई नहीं दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से अनुसूचित समाज के लोग आपस में क्यों लड़ जाएंगे? यह तर्क निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा समाज में भ्रम पैदा करने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वास्तव में अनुसूचित समाज में आपसी झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण नहीं होगा। यह झगड़ा तभी होगा जब SC/ST समाज के जो पैसे से मजबूत लोग हैं वो झगड़े की आग जानबूझकर के लगाएंगे, क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से व्यक्तिगत आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए वह लोग चाहेंगे कि सरकार को इतना मजबूर किया जाए कि सरकार संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। यह तभी संभव है जब SC/ST समाज के वह लोग भी साथ दें जिनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फायदा होने वाला है। अपने फायदे के खिलाफ आंदोलन कोई समाज तभी करेगा जब उसको नामी गिरामी लोगों के माध्यम से गुमराह किया जाए और उनको भ्रमित किया जाए। यह साजिश देश में चल रही है। SC/ST समाज के जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़्यादा नंबर पाते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हिंदी भाषा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कम नंबर पाते हैं, यह बात भी नहीं छिपी है। इसलिए संपन्न परिवारों के बच्चे अपने ही समाज के विपन्न परिवारों के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के अखाड़े से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, उनकी नौकरियां कब्जा कर लेते हैं और उनको बेरोजगार कर देते हैं। जो काम पहले सवर्ण समाज दलितों पिछड़ों के खिलाफ कर रहा था, वही काम अब अनुसूचित समाज के संपन्न परिवारों के लोग भी कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अन्याय के खिलाफ आरक्षण का अधिकार पाने की लड़ाई लड़ा था। तब बाबा साहब पर तमाम आरोप लगाए गए थे। सवर्ण समाज की ओर से आरक्षण के खिलाफ जितने तर्क उस समय दिए जा रहे थे, अब अनुसूचित समाज यानी SC/ST समाज के जो अमीर लोग हैं वही सारे तर्क अपने ही समाज के छोटे भाई के खिलाफ दोहरा रहे हैं। अनुसूचित समाज के ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7% परिवारों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि अनुसूचित समाज के ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही प्रतिशत के परिवार इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं। इनकम टैक्स न देने वाले बाकी 93% परिवारों के बच्चे हिंदी भाषा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अब 7% संपन्न परिवारों के बच्चों का मुकाबला अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले अपने ही वर्ग के बच्चों के साथ होगा। बाकी जो 93% सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका मुकाबला अब अपने ही वर्ग के सरकारी स्कूलों के बच्चों से होगा।
यानी अब 120 किलो का पहलवान 120 किलो के दूसरे पहलवान से लड़ेगा और 60 किलो का पहलवान अब 60 किलो के दूसरे पहलवान से लड़ेगा। यह तो न्याय है, इसका विरोध क्यों होना चाहिए? इसका विरोध विषमता की चाह रखने वाले ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग ही कर सकते हैं। सामाजिक न्याय की मंशा रखने वाले इसका विरोध कर नहीं सकते। और ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के, पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि सवर्ण समाज में पैदा हो, ये अनुसूचित समाज में SC ST परिवारों में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध जाति से नहीं है, ये मानसिकता से है। जुल्म करना एक मानसिकता है और यह जुल्म करने वाले लोग सवर्णों में भी पैदा हो सकते हैं, पिछड़े जातियों में पैदा हो सकते हैं, SC में पैदा हो सकते हैं, ST में पैदा हो सकते हैं, ये अमीरों में पैदा हो सकते हैं या गरीबों में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जुल्म एक मानसिकता है। लेकिन सामाजिक न्याय चाहने वाले लोग सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला आया है उसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए 93% लोगों को भ्रमित करके 3% लोग उनको अपने पीछे लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भ्रम का शिकार होकर यह 93% SC ST पब्लिक है, ये सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करे, लाठियां खाए, जेल जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए, जिससे केंद्र सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ते इस कदम को कानून बनाकर रोक दे। यानी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून बनाकर पलट दे। यदि अनुसूचित समाज के संपन्न परिवार अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। अगर कार में चलने वाला अनुसूचित समाज का परिवार साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने वाले अपने ही छोटे भाई के सुख को नहीं देख पाएगा, तो फिर झगड़ा जरूर होगा। ज़्यादातर सरकारी नौकरियां चपरासी के पदों, बाबू के पदों और दूसरे दर्जे के अधिकारियों के पदों के लिए निकलती है। इन पदों पर जितना नंबर चाहिए उतना नंबर हिंदू स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जरूर ला दें। प्रयोग करके 10 साल देखना चाहिए। पहले दर्जे के अधिकारियों के पदों पर 100 में से ज़्यादा 5 पदों पर भर्ती होती है। इसमें भी 4 पदों पर हिंदी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कब्जा कर लेंगे ही। 100 में से ज़्यादा 1 पद खाली रह सकता है। यह पद तो क्रीमी लेयर में आने वाले SC ST समाज के अमीर परिवारों के बच्चों को दे दिया जाए तो इसमें बुराई नहीं है। इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जानी चाहिए। इसी बात के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने के लिए कोई आंदोलन करना अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि इससे SC ST समाज में फूट पड़ जाएगी, सामाजिक न्याय की धारा बाधित हो जाएगी, बाबा साहब का सपना चकनाचूर हो जाएगा, समाज आपस में लड़ने लगेगा। अगर अनुसूचित समाज के संपन्न परिवारों को अपने छोटे भाई को सुखी देखना स्वीकार नहीं होगा तो झगड़ा बहुत लंबा हो सकता है। तब यह भेद भी खुल जाएगा कि SC ST समाज के जो संपन्न परिवार अपने ही समाज के विपन्न परिवारों के साथ छुआछूत का बर्ताव कर रहे हैं। तब यह पता चल जाएगा कि SC ST समाज का मालिक अपने ही समाज के नौकर के हितों और मान सम्मान के खिलाफ खड़ा है। यह बात पता चल जाएगी कि SC ST समाज का मालिक अपने ही समाज के नौकर का शोषण कर रहा है, अपने ही समाज के नौकर के साथ छुआछूत का बर्ताव कर रहा है। तब यह भी भेद खुल जाएगा कि SC ST समाज का अमीर परिवार अपने ही समाज के गरीब परिवार के साथ रोटी बेटी का रिश्ता करने के खिलाफ है। तब छोटे भाई को यह पता चल जाएगा कि झगड़ा 1585 के बीच कभी था ही नहीं, यह तो झगड़ा 3 और 93 के बीच में था। तब छोटे भाई को यह भी पता चलेगा कि उसने पिछले 75 साल तक अपने बड़े भाई को अपना समझने की गलती किया। तब अनुसूचित समाज के 93% छोटे भाई एकजुट हो जाएंगे। तब बड़े भाई को चुनाव में वोट देना बंद कर देंगे। तब छोटे भाई यह भी मांग उठा देंगे कि संसद और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो आरक्षण मिला है उसमें भी वर्गीकरण किया जाए, उपवर्गीकरण किया जाए, और गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कोटे में कोटा दिया जाए।
यानी अब साइकिल मोटरसाइकिल पर चलने वाले एससी एसटी समाज का कार्यकर्ता कार पर चलने वाले एससी एसटी समाज के नेता को वोट देना बंद कर देगा। वह सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेगा कि एमपी और एमएलए के 100 में से 50 पद अनुसूचित समाज के उन परिवारों के लिए आरक्षित किया जाए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और 43 पद यानी 43 पद उन परिवारों के लिए आरक्षित कर दिया जाए जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं लेकिन इनकम टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स की सीमा के नीचे हैं। संपन्न परिवारों को केवल 7 पदों पर सीमित करने की मांग उठ जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा फिर से गूंजने लगेगा। लेकिन इस बार नारा यह सवर्णों के खिलाफ नहीं होगा, अपने ही समाज के अमीरों के खिलाफ होगा। यह स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी। सारी चीज़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। यह अनुसूचित समाज के खिलाफ नहीं है, अपितु यह केवल अमीरवादी उन दलित लोगों के खिलाफ है जो जीवन बीमा निगम की तरह इंसान की इज्जत पैसे से करते हैं। यह लोग अनुसूचित समाज के पैसे से कमज़ोर परिवारों को इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पैसे से कमज़ोर परिवारों में जन्म लेने वाले अपने ही समाज के बच्चों को अयोग्य और डरपोक मानते हैं। इसलिए ये लोग कहते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी कंपटीशन में यह लोग नंबर पाएंगे ही नहीं। संविधान बनाते समय इसी तरह का इल्ज़ाम डॉक्टर अंबेडकर पर सवर्ण समाज के लोग लगा रहे थे। वह कह रहे थे कि आरक्षण से शासन में प्रशासन में अयोग्यता का बोलबाला हो जाएगा, अपना राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, दूसरे देश उस पर आके कब्जा कर लेंगे। आज यही आरोप एससी एसटी समाज का बड़ा भाई अपने ही समाज के छोटे भाई पर लगा रहा है। इसलिए हमें यह बात सोचना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि समाज में फूट पड़ जाएगी, यह बात बिल्कुल निराधार है। इसके पास पीछे कोई साजिश है, इस साजिश को समझना चाहिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं उनका यह भी कहना है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विषमता खत्म करने का उपाय नहीं है। यह शासन में, सत्ता में, प्रशासन में, शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। जिनको आरक्षण मिलता है उसके परिवार की गरीबी दूर होती है कि नहीं? यानी कोई आदमी सरकारी नौकरी पा गया, रिजर्वेशन से पा गया, तो उसके घर में पैसा आता है कि नहीं? और अगर पैसा आता है तो उसके परिवार की गरीबी दूर होती है कि नहीं? आरक्षण पाने वालों की गरीबी अगर दूर हो जाती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का, गरीबी हटाने का उपाय ही नहीं है, ये विषमता खत्म करने का, आर्थिक विषमता खत्म करने का उपाय ही नहीं है? वास्तव में आरक्षण गरीबी उन्मूलन का भी उपाय है और प्रतिनिधित्व का भी उपाय है, दोनों का उपाय है। अगर यह गरीबी उन्मूलन का उपाय नहीं होता तो आरक्षण से मिलने वाली सारी नौकरियों से वेतन न मिलता। यह पहले ही लिख दिया गया रहता कि भाई इससे आप बड़े पदों पर बैठेंगे लेकिन वेतन नहीं पाएंगे, लेकिन वेतन तो मिलता है। समाज की दुहाई देकर एक व्यक्ति अगर पैसा हासिल कर लेता है तो उस पैसे पर केवल उसी व्यक्ति का और उसी परिवार का अधिकार कैसे हो सकता है? 10 लोग मिलकर कोई खेती किए और खेती से पैदा होने वाली जो पैदावार वो सब में बंटनी चाहिए या कोई एक आदमी बंटनी चाहिए? पैदावार किसी एक हिस्सेदार को क्यों मिल जाना चाहिए? यदि आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोगों का पैसा पूरे समाज में बंटता तो आज ऐसा होता ही नहीं कि कुछ लोग आर्थिक रूप से बहुत आगे हो जाते और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते। कुछ लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते, अब बाकी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए मजबूर होते। वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वही परिवार विकसित होता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार को पैसे की ज़रूरत होती है।
जो परिवार आर्थिक और शैक्षिक दोनों पैमाने पर आगे बढ़ जाते हैं वही सामाजिक रूप से आगे बढ़े हुए माने जाते हैं। बिना आर्थिक पिछड़ापन दूर हुए शैक्षिक पिछड़ापन तो दूर हो ही नहीं सकता। जब तक आर्थिक और शैक्षिक दोनों तरह का पिछड़ापन दूर नहीं होगा तब तक व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन कभी भी दूर नहीं हो सकता। जो दूध पिएगा दूध से उसी का वजन बढ़ेगा, जो काजू किशमिश खाएगा स्वाद उसी की जीभ में महसूस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि काजू किशमिश और बादाम एक व्यक्ति खाए और डकार उसकी जाति के दूसरे सारे लोगों को आए। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी अपमानित करने की एक परंपरा रही है। आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति पौष्टिक भोजन नहीं करता और साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनता, सुंदर नहीं दिखता क्योंकि सुंदर कपड़े नहीं पहनता, इसलिए सुंदर नहीं दिखाई पड़ता। जो हिष्ट पुष्ट साफ सुथरा सुंदर नहीं होता उसको समाज में इज्जत भी नहीं मिलती, उसके साथ आर्थिक छुआछूत का बर्ताव किया जाता है। इस छुआछूत का संबंध किसी जाति से नहीं है। ओबीसी और एससी एसटी समाज में पैदा होने वाले संपन्न परिवारों के लोग भी अपने ही समाज के विपन्न परिवारों के साथ छुआछूत का बर्ताव करते हैं। आप देखिए उनके परिवारों में उनके ही बिरादरी के जो नौकर, जो मजदूर, जो घरेलू नौकर काम करते हैं उनके साथ उनका बर्ताव देख कर दीजिए। आप उनका बर्ताव देखिए, आपको ये बात पता चल जाएगी कि आर्थिक छुआछूत भी उतना ही खतरनाक है जितना सामाजिक छुआछूत खतरनाक है। हाँ, इतना जरूर है कि आर्थिक छुआछूत का शिकार ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि गरीब ज़्यादा है, और सामाजिक छुआछूत का डंक सबको लगता है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं उनको यह बात महसूस होती है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो सोचते हैं कि यह तो मेरी किस्मत है। इसलिए समाज के 3% लोगों को यदि आरक्षण के सभी पदों पर कब्जा करने दिया जाएगा तो समाज के 93% लोगों का विकास कभी भी नहीं होगा। सामाजिक और आर्थिक विषमता से पैदा होने वाले छुआछूत का शिकार हमेशा बने रहेंगे। जो लोग ईमानदारी से मानते हैं कि आरक्षण अनुसूचित समाज को शासन सत्ता में भागीदारी देने के लिए बनाया गया है, उनको यह आवाज़ उठानी चाहिए कि आरक्षण से मिलने वाली नौकरियों से जो वेतन मिलता है उस वेतन पर नौकरी करने वाले का अधिकार फिर नहीं होना चाहिए, अपितु उस वेतन पर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अधिकार होना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में आरक्षण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बनेगा। इसलिए ये कहना गलत होगा कि आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, यानी एससी एसटी समाज के 3% लोग सारे पदों पर बैठें, उन्हीं की गरीबी दूर हो, वही बड़े बड़े मकान बनवाएं, वही व्यापारी बने, वही उद्योगपति बने, वही जमीन जायदाद वाले बने, वही गहना पहने, वही सोना धारण करें, बड़ी बड़ी कारों में चलें, वही बड़े बड़े हवाई जहाज में चलें, और बाकी जो 93% एससी एसटी समाज है उनको देख करके, उनका वैभव देख करके खुश रहे। ये इस तरह की भावना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं थी। इस तरह की भावना आरक्षण का प्रावधान करने वालों की नहीं थी। इस तरह की भावना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है। यह सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक अन्याय है। जहां आर्थिक अन्याय है वहां सामाजिक न्याय हो नहीं सकता। इसलिए यह बात ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण गरीबी खत्म करने का और विषमता, आर्थिक विषमता खत्म करने का उपाय भी है, और यह प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी है, क्योंकि आरक्षण पाने वाले व्यक्ति का निजी आर्थिक लाभ होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साजिश के तहत दिया गया है। पहले एससी एसटी समाज के कुछ लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा और अंततः आरक्षण ही खत्म कर दिया जाएगा। फैसले का विरोध करने वालों का यह भी तर्क है कि यह एससी एसटी समाज के स्वाभिमान पर हमला है, संविधान द्वारा दिए गए उनके मूलाधिकारों का हनन है। फैसले का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है
तब भी उसके बच्चे छुआछूत का शिकार बने रहते हैं। इसलिए जब तक छुआछूत खत्म नहीं होता तब तक SC ST समाज के किसी भी अमीर व्यक्ति को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले लोग यह तर्क दे रहे हैं कि SC ST समाज में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो जातियां आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए हैं या कम उठा पाए हैं, वह सब लोग अनपढ़ हैं, डरे हुए सहमे हुए रहते हैं और अयोग्य हैं। इसलिए सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद करके शिक्षा में सुविधा दे, लेकिन आरक्षण में उनको कोटा न दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले यह तर्क दे रहे हैं कि जो लोग आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए और जो जातियां आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए, जो अपने पैसे की कमजोरी के कारण आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए, वह अपनी अयोग्यता के कारण न तो सरकारी नौकरियां हासिल कर पाएंगे और न तो अपने समाज के अमीरों को हासिल करने देंगे। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर इसका फायदा सवर्ण समाज उठाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वालों का आकलन यह है कि अनुसूचित समाज के लड़ाकू जातियों को आरक्षण से वंचित करके सवर्ण समाज आरक्षण विरोधी खेमे में भर्ती करना चाहता है। यानी ये चाहता है कि जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये जो SC ST की लड़ाकू जातियां हैं, ये ब्राह्मणों के साथ, सवर्ण समाज के साथ हाथ मिला के दलितों का, अनुसूचित समाज के विरोध में काम करेंगे और आरक्षण खत्म करने के लिए काम करेंगे। इसके बाद जो जातियां लड़ाकू नहीं हैं, डरे और सहमे रहते हैं, उनके किसी भी दिन एक दिन झटके में आरक्षण की सुविधा छीन लेंगे। आरक्षण खत्म करने की साजिश है या नहीं है, हमें इसकी बारीकी से जांच करनी चाहिए। कौवा कान लेके भागा, यह बात सुनकर कौवे के पीछे दौड़ना ठीक नहीं है। अपना कान छूकर देखिए कि कान है या नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से SC ST समाज के कुछ लोग आरक्षण पाने से निश्चित रूप से वंचित हो जाएंगे, किंतु इससे SC ST समाज के स्वाभिमान पर हमला कैसे हो जाएगा? अगर इसको हमला माना जाएगा तब तो यह साबित हो जाएगा कि SC ST के जो अमीर परिवार हैं, पिछले 75 सालों से अपने ही समाज के गरीब परिवारों के पर, किसानों मजदूरों के ऊपर, उनके स्वाभिमान पर हमला करते आ रहे हैं। क्योंकि अनुसूचित समाज के यह 3% अमीर परिवार अपने ही समाज के 93% गरीब परिवारों को आरक्षण का फायदा नहीं उठाने देते हैं और उनको वंचित करते रहते हैं। उनको संविधान में दिए मूलाधिकारों से शुरू से ही वंचित कर रहे हैं। अगर सवर्ण समाज SC ST समाज के कलेक्टर के बच्चों के साथ छुआछूत कर रहा है तो इसमें SC ST के 93% पैसे से कमजोर परिवारों की क्या गलती है? सवर्ण समाज गलती करे और सजा SC ST समाज के बहुसंख्यक उन लोगों को दिया जाए जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो पैसे में कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो साइकिल पे चलते हैं, जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। यह कहाँ का न्याय है? अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू नहीं किया जाता है तो संसद में कानून बनाकर पलट दिया जाता है, तो SC ST समाज के 93% परिवार आरक्षण का फायदा उठाने से वंचित बने रहेंगे। अपने छोटे भाई की झोपड़ी दिखाकर अपने मकान की ऊंचाई बढ़ाने का तर्क कहां तक सही है? क्या यह अपने ही छोटे भाई के खिलाफ साजिश नहीं है? यदि आरक्षण का फायदा उठाकर छोटा भाई शासन सत्ता में प्रतिनिधित्व पा जाता है तो क्या उसे अनुसूचित जाति का और जनजाति का प्रतिनिधि नहीं कहा जाएगा? क्या पदों पर अमीर परिवारों को लोग बैठेंगे तो प्रतिनिधित्व कहा जाएगा और गरीब परिवारों के लोग बैठेंगे तो प्रतिनिधित्व नहीं कहा जाएगा? अगर यह सही है कि SC ST समाज के लोगों को आरक्षण मिलने से सवर्ण समाज द्वारा किए जा रहे छुआछूत पर अंकुश लगता है, तो यह अंकुश तो तब भी लगेगा जब SC ST समाज के संपन्न परिवारों के बजाय विपन्न परिवारों को आरक्षण मिलेगा।
विपन्न परिवारों को आरक्षण से वंचित रखा जाए, उनको सरकार द्वारा शिक्षा दिया जाए और उनकी आर्थिक मदद किया जाए, यह तर्क तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी तर्क है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के सामने आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज ने यही तर्क रखा था। यह तर्क न्यायिक चेतना से पैदा नहीं होता, स्वार्थी चेतना से पैदा होता है। यह तर्क देने वाला जानता है न तो 9 मन तेल होगा, न राधा ससुराल जाएगी। शिक्षा में समान व्यवस्था बनाना शासक वर्ग की मंशा होती तो अंग्रेजी भाषा के प्राइवेट स्कूल खुलते ही क्यों, और आर्थिक विषमता इतना ज़्यादा बनती ही क्यों। आर्थिक विषमता बनाने के लिए इतना ज़्यादा कानूनी इंतजाम किया ही क्यों जाता। शिक्षा देने के बात करने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर 93% परिवारों को भ्रमित करना चाहते हैं, उनको गुमराह करना चाहते हैं। वो समान शिक्षा की बात करते हैं लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं करते। वो कहते हैं सरकार समान शिक्षा के कानून बनाए। समान शिक्षा के कानून बन भी जाएंगे तो जो अमीर लोग हैं वो अपने घर में ट्यूशन शुरू कर देंगे और सारी समान शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। यानी जब तक आर्थिक विषमता बनी हुई है तब तक शिक्षा में समानता आ नहीं सकती। जो आर्थिक विषमता का समर्थन करता है लेकिन समान शिक्षा की बात करता है, वह या तो इस सिस्टम को समझता नहीं या फिर जानबूझ करके जो गरीब 93% SC ST समाज के लोग हैं उनको भ्रमित करता है और उनको गुमराह करता है और ये सोचता है कि उनके गधे के आगे गाजर लटकाए रखो और गधा जीवन भर चलता रहेगा। यह 93% लोग गरीबी और गुलामी में बने रहेंगे। पहले वह सवर्ण समाज की गुलामी करते थे, उनके घरों में झाड़ू पोछा लगाते थे, उनके खेतों में काम करते थे। अब वह अपने ही समाज के अमीरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा लगाएंगे और उनके खेतों में, उनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। यह विषमता बना के रखना जिन लोगों की मंशा है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लग रहा है और वह गरीब SC ST समाज के लोगों को, परिवारों को गुमराह कर रहे हैं। यदि संपूर्ण आर्थिक समानता के कानून नहीं बनेंगे तो समाज में आर्थिक विषमता जरूर रहेगी। फिर समान शिक्षा व्यवस्था के कानून बना देने पर भी समान शिक्षा व्यवस्था कभी लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसे से मजबूत लोग अपने बच्चों के लिए घर के अंदर ट्यूशन लगा देंगे और एक समान स्कूल, एक समान अध्यापक होते हुए भी शिक्षा में विषमता पैदा हो जाएगी। यह बात जानकर ही चालाक लोग आर्थिक रूप से कमजोर समाज को गुमराह करते हैं और संपूर्ण आर्थिक समानता लाने वाले कानूनों का विरोध भी करते रहते हैं। यह तर्क देते हैं कि समानता तो संभव ही नहीं है, यह तो डार्विन का सिद्धांत है, मजबूत ही जिएगा, मजबूत ही आगे बढ़ेगा, कमजोर खत्म हो जाएगा, कमजोर को न्याय नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि उनको सामाजिक न्याय चाहिए। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से जो दलित समाज में, SC ST समाज में जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, किसान तबका है, उनको समझना होगा कि वह अपने उन नेताओं जिनसे वो श्रद्धा रखते रहे, जिनके लिए जिंदगी भर वोट दिया है, जिनको आसमान पर पहुंचाया है, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। इसलिए यह समझना चाहिए, देर से ही सही, ये समझना चाहिए कि कौन अपना है और अपने के नाम पर कौन आस्तीन का सांप है, और आस्तीन के सांपों को पहचानेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, और आस्तीन के सांपों को नहीं पहचानेंगे तो आप गरीबी और गुलामी में जैसे जीते आए उसी तरह जीते रहेंगे। यही मंशा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों का। जो उपवर्गीकरण के बारे में और क्रीमी लेयर की शर्त के बारे में फैसला आया है, उस फैसले के विरोधियों का यह भी तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला संविधान विरोधी है। इन लोगों का कहना है कि आरक्षण की सूची से किसी जाति को बाहर निकालने या आरक्षण की सूची में किसी जाति को डालने का अधिकार संविधान ने केवल राष्ट्रपति यानी संसद को दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकारों को अधिकार नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकारों को अधिकार दे दिया। फैसले के विरोधियों का कहना है कि यह संविधान विरोधी काम है।
फैसले के विरोधियों का यह भी मानना है कि क्रीमी लेयर का मुद्दा अदालत के सामने विचाराधीन था ही नहीं, फिर भी अदालत ने इन तर्कों को बिना सुने क्रीमी लेयर की शर्त लगा दिया। यह संविधान विरोधी काम है। किंतु जब सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ प्रत्येक आदेश संवैधानिक हैसियत रखता है, तब SC/ST के उपवर्गीकरण पर आया यह आदेश आखिर संविधान विरोधी हैसियत कैसे रखेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश को संविधान विरोधी कहना भारत के संविधान का अपमान है। ऐसा कहना SC/ST समाज के पिछड़ों को गुमराह करना है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री VP सिंह ने पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया था उसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यह शर्त सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संविधान की भावनाओं को देखते हुए अपनी तरफ से जोड़ा था। उस समय SC/ST समाज के नेताओं और चिंतकों ने चुप्पी क्यों साध लिया था? SC/ST जातियों और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की शर्त इसी न्यायिक मिसाल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जोड़ा। जब 1991 के आरक्षण में यह शर्त संविधान विरोधी नहीं थी, तो आज यह शर्त संविधान विरोधी कैसे कही जाएगी? फैसले का विरोध करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14-15 की जिस तरह की व्याख्या किया है, इससे तो एक दिन आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय पर यह जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। संविधान ने अनुच्छेद 14 और 15 के माध्यम से नागरिकों को अवसरों की समानता का अधिकार भी देने की कोशिश किया है। जब SC/ST समाज के एक परिवार का बच्चा महंगे अंग्रेजी स्कूल पढ़ता है और इसी समाज का दूसरा बच्चा हिंदी के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो दोनों बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाता, जबकि आगे चलकर एक ही प्रतियोगिता परीक्षा में के अखाड़े में दोनों को लड़ा दिया जाता है। ऐसे ही विषम अवसरों के कारण ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मस्तिष्क में आरक्षण की कल्पना पैदा हुई थी। उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर दोनों प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का सच्चे अर्थों में अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है। यह संविधान सम्मत तो है ही, एक साधारण व्यक्ति की जो न्यायिक चेतना है उसके हिसाब से भी सर्वथा ठीक है, उचित है। फैसले के विरोधियों का यह कहना है कि जाति जनगणना कराए बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कैसे मालूम हो गया कि SC/ST समाज की कौन जातियों को आरक्षण का फायदा ज्यादा मिला और किन जातियों को कम मिला। इसलिए कोटे में कोटा देने का फैसला देने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को जातीय जनगणना कराने का आदेश देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट जातिवाद खत्म करने का फैसला नहीं देता है, लेकिन क्रीमी लेयर का फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियां खत्म करने के लिए चलाए जा रहे निजीकरण के अभियान को रोकने का आदेश क्यों नहीं देता है? सुप्रीम कोर्ट अपनी ही अदालत में SC/ST जातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का आदेश क्यों नहीं देता है? सवर्ण जजों ने SC/ST समाज पर फैसला सुनाया ही क्यों? आखिर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में SC/ST जजेस की भर्ती क्यों नहीं की गई? वास्तव में फैसले के विरोधियों द्वारा ऐसे प्रश्न उठाने का काम खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने का काम है। उपवर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर लगाने के लिए SC/ST समाज के जितने आंकड़े की जरूरत है, वह आंकड़े पहले से ही राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। फैसले के विरोधियों को यह ज्ञान नहीं है। पिछड़े वर्गों के लिए जातीय जनगणना की जरूरत हो सकती है, लेकिन SC/ST पर फैसला देने के लिए जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को इतनी सुविधा दिया है कि राज्य सरकारें आयोग बनाकर अपने अपने प्रदेश में SC/ST से संबंधित आंकड़ों को दुरुस्त कर लें और दुरुस्त आंकड़ों के आधार पर जातियों का उपवर्गीकरण करें और क्रीमी लेयर लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी राज्य सरकार को यह आदेश नहीं दिया है कि आप अमुक जातियों को आरक्षण से बाहर कर दो, अमुक जातियों को का आरक्षण घटा दो, अमुक जातियों का आरक्षण बढ़ा दो।
फिर फैसले पर अभी से इतना हाय तौबा और इतना हाहाकार मचाने की जरूरत क्या है? जातिवाद खत्म करने, निजीकरण पर पाबंदी लगाने और सर्वोच्च न्यायालय में एससी एसटी जजेस की भर्ती करने की मांग पर फैसले के विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए। ये अलग विषय है, इन पर बहस अलग से होगी, इन विषयों पर फैसला भी अलग तरीके से आएगा। एक माल खरीदने पर एक माल फ्री में पाने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से नहीं करना चाहिए। एससी एसटी समाज के मनवादी और पूंजीवादी मानसिकता के लोग यह दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू हो जाएगा तो चमार, जाटव, बाला, महार के नाम से पहचानी जाने वाली जातियों के लोग फिर से दरिद्र हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है? क्या आरक्षण लागू होने के बाद सवर्ण जातियों के लोग दरिद्र हो गए? जब सवर्ण जातियों के लोग दरिद्र नहीं हुए तो एससी एसटी के जो क्रीमी लेयर में आने वाले परिवार हैं वो दरिद्र क्यों हो जाएंगे? उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए वही अवसर मौजूद हैं जो सवर्ण समाज के बच्चों को पहले से मिले हुए हैं, इसलिए उनका मुकाबला करेंगे, मेरिट में जगह बनाएंगे, नौकरियां पाएंगे, धंधा बिजनेस करेंगे, उद्योग लगाएंगे, आगे चलकर उद्योगपति और व्यापारी बनेंगे। इसमें घबराने की क्या बात? यह कहना भी गलत है कि एससी एसटी समाज में कोई क्रीमी लेयर तबका अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। जिस प्रकार सवर्ण समाज में एक सामंती वर्ग बहुत पहले से मौजूद था, अब वैसा ही एक सामंती वर्ग अनुसूचित समाज में भी पैदा हो चुका है, भले ही इसका आकार अभी छोटा हो। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकारें जब सर्वेक्षण का काम शुरू करेंगी तो यह बात सिद्ध भी हो जाएगी। राज्य सरकारों के वेबसाइट पर इस बात को सिद्ध करने के पर्याप्त आंकड़े पहले से मौजूद भी हैं। यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि अनुसूचित समाज से ताल्लुक रखने वाले जज श्री आर.एस. गवई ने एससी एसटी समाज के विरोध में फैसला क्यों दिया और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एससी एसटी समाज के पक्ष में फैसला क्यों दिया? इन प्रश्नों को उठाने वाले लोग यह मानते हैं कि गरीब नाचीज लोग होते हैं, गरीबों की कोई हैसियत होती ही नहीं है। इसलिए एससी एसटी समाज के 93% लोग एससी एसटी समाज का हिस्सा ही नहीं है, उनको एससी एसटी कहना ही नहीं चाहिए। यदि जस्टिस आर.एस. गवई ने एससी एसटी समाज के 93% पिछड़े लोगों पर हो रहे जुल्म को पहचाना तो क्या वह मनवादी हो गए? क्या वह ब्राह्मणवादी हो गए? क्या वह अंबेडकर के विरोधी हो गए? क्या वह आरक्षण को खत्म करने वालों की साजिश करने वाले मोर्चे में शामिल हो गए? और जस्टिस बेला त्रिवेदी 93% पीछे छूट गए एससी एसटी समाज के दुख दर्द को देखने में अगर कामयाब नहीं हो पाए तो क्या उनको अंबेडकरवादी मान लिया जाएगा? यदि एक ब्राह्मण अंबेडकरवादी हो सकता है तो फिर 15 और 85 के नारे का क्या होगा? इसका मतलब वह नारा गलत था। फिर सभी ब्राह्मणों को निशाना बनाने वाले नादान थे। यदि जस्टिस आर.एस. गवई को अंबेडकरवाद विरोधी, ब्राह्मणवादी और मनवादी माना जाएगा तब तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एससी एसटी समाज में सब लोगों को क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता और सभी लोगों के साथ सहानुभूति नहीं हो सकती, सभी लोग न्याय के अधिकारी नहीं हो सकते। इससे तो यह भी सिद्ध हो जाता है कि सही और गलत परखने का जो पैमाना एससी एसटी समाज के चिंतकों ने, नेताओं ने बनाया था वह गलत था। देर से ही सही पैमाना नया बनाना पड़ेगा। वास्तव में दूसरों के प्रति संवेदना प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता ही नहीं। जो दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील नहीं होता उसे अपने स्वार्थ की बात ही सामाजिक न्याय लगने लगती है। वह दूसरों को कुछ दे नहीं सकता लेकिन दूसरों का सब कुछ हड़प लेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। कुछ लोगों के शरीर में AB नाम का खून होता है। इस खून का स्वभाव है बाकी सभी तरह के खूनों को हजम कर लेना लेकिन गैरों को अपना खून न देना, इसलिए इसको सर्वग्राही खून कहा जाता है।
इसके विपरीत दूसरे खून का नाम है ओ। यह सब लोगों को खून देता है लेकिन गैरों से खून लेता नहीं है, इसलिए इसको सर्वदाता खून कहा जाता है। जो सर्वदाता मानसिकता के हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सही मान रहे हैं, और जो सर्वग्राही मानसिकता के हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को आज गलत मान रहे हैं। यह लड़ाई न्यायप्रिय लोगों और जुल्मी लोगों के बीच में है। हाँ, जुल्मी लोगों के पास साधन सुविधा अधिक होती है, इसलिए चारों तरफ उनका बोलबाला होता है। यही लोग अपने समाज को गुमराह करके मनपसंद नेताओं को और मनपसंद पार्टी को वोट दिलाते हैं। वोट के भिखारी नेता और पार्टियों के मुखिया लोग वोट की लालच में इन लोगों के हर जुल्म का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत ओ मानसिकता के न्यायप्रिय लोग दूसरों का हक हड़पने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास साधन सुविधा की कमी हो जाती है। आने वाले दिन में यदि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संसद में कानून बनाकर पलट दिया जाता है तो यही समझना चाहिए कि भारत में जुल्मी लोग बहुत ताकतवर हो चुके हैं। वह न्याय का गला घोटने में सक्षम है, वह सुप्रीम कोर्ट का भी गला दबा सकते हैं। इतिहास ने आज एक बहुत सुनहरा मौका पैदा किया है जब देश के लोग जुल्मी लोगों को नाम से पहचान सकते हैं, चेहरे से पहचान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के नाम और उन लोगों का चेहरा पहचान कर अनुसूचित समाज के 93% लोग उनका नाम आने वाले दिन में खलनायकों की सूची में लिख देंगे। इतिहास में तमाम नायकों को खलनायक बनाया है। इस सूची में आने वाले दिन में कई बड़े बड़े नाम भी जुड़ने वाले हैं। उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देंगे। यह बात ध्यान रखेंगे कि अनुसूचित समाज, SC ST समाज अभी बहुत पीछे है। उसके समाज के जो ऊपर का तबका है, क्रीमी तबका है, अमीर लोग हैं, उनको अपने निजी स्वार्थ में अपने समाज के 93% लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं करना चाहिए और उनके सुख से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वो भी अपने छोटे भाई हैं। जैसे छोटे भाई का मकान भी अगर बड़ा हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए। यह सोच अगर SC ST समाज के पिछड़े वर्ग के अमीर नेताओं में, अमीर चिंतकों में, AB मानसिकता के लोगों में अगर आएगी तो SC ST समाज में या OBC समाज में झगड़ा लगाने का कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हो पाएगा। यह वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि गलतफहमी में कोई ऐसा कदम न उठा लिया जाए जिससे समाज टूट जाए और सामाजिक न्याय की लड़ाई जितने आगे बढ़ी है वह कहीं अटक जाए और रुक जाए। धन्यवाद।